लोकसभा चुनाव की बिगुल है जो बज चुकी है। उदयपुरवट्टी से पूर्व विधायक रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदी आपके सामने चुनाव लड़े थे। सुखकर्ण चौधरी, उनको बीजेपी का टिकट मिल चुका है और विजेंद्र सिंह ओड़ा को कांग्रेस का टिकट मिल चुका है। कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। हमारे कैंडिडेट हैं वो विजेंद्र सिंह ओड़ा हैं। 60-70 साल से हमारे झुंझुनू जिले की राजनीति करते हैं। बहुत साफ़ सुथरी छवि के लोग हैं। विजेंद्र जी एज ए मैन बहुत ही सोबर आदमी है और पूरी टीम को, हर कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति है। दूसरी तरफ हमारा सुखकर्ण चौधरी है, वो मेरे साथ चुनाव लड़ा था भी। वो कैसी हालात है, कैसी चीज़ें पूरी उदयपुर की जनता जानती है, झुंझुनू जिले की जनता जानती है। और उसका क्या व्यवहार रहा है वो सब लोग जानते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है और हमारी पार्टी बहुत साफ़ सुथरी छवि के लोग हमारे ओड़ा जी को टिकट दी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे जो कैंडिडेट बहुत मजबूत कैंडिडेट है। देखिए, हमारे जिस दिन काउंटिंग होनी थी, हम काउंटिंग में पूरी टीम के साथ गए। उस दिन ये पहले हमारी क्या होता था कि काउंटिंग में खाने की व्यवस्था, कैंटीन की व्यवस्था अंदर होती थी। तो इस समय जो चुनाव था, इसमें काउंटिंग खाने की व्यवस्था अंदर नहीं थी। तो हमने सोचा कि काउंटिंग खाना अंदर मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वो खाना अंदर, कैंटीन नहीं होने के कारण खाना अंदर नहीं था। फिर ये भी था कि भाई काउंटिंग लगभग ये ईवीएम से 4 बजे तक, 4 बजे तक सट जाती है। हमारी काउंटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से 4 बजे फिनिश हो चुकी थी। हमारा और उनका 418 वोटों का अंतर था और 418 वोटों का अंतर था। वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से ये लोग, ये जो सुखकर्ण चौधरी है, जो जिस तरीके से इन्होंने वहाँ जो नाटक किया, वो एक देखने लायक सीन था। पहले वहाँ उठ के आते हैं तो और एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे जो सिविल सर्विसेज के जो लोग वोटर आए थे, उनकी दोबारा काउंटिंग करो। तो वो हम बैठ गए, दोबारा काउंटिंग शुरू कर दी। हमारे यह था कि कोई दिक्कत नहीं है, 10-15-20 मिनट में सट जाएगी। लेकिन उन्होंने जिस तरीके का व्यवहार वहाँ अंदर किया, पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि हम सारे खाली पेट थे क्योंकि कैंटीन का व्यवस्था नहीं थी, बाहर से खाना नहीं आ सका। और फिर उन्होंने जो हठ धर्मिता की, वो काउंटिंग होगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा वोटों का। तो उन्होंने फिर दोबारा 1 घंटे बाद एप्लीकेशन देता है कि जो फौजी के वोटर आए, वो वोटों में जांच में गड़बड़ की है, बोले आपने उसकी सही जांच करवाई जाए। तो उस पर डिस्कस हुआ और हमारे जो एसडीएम साहब थे, उनको पूरा प्रेशर में ले लिया। बाहर से मंत्रियों के फ़ोन आ रहे हैं, पता नहीं किस किस के फ़ोन करवा रहा है, और उनके चेहरों से लग रहा था कि उनको बिल्कुल दबाव में ले रखा है। तो वो दबाव आकर के फिर वो उनकी जांच करवाई, वहाँ तक भी कोई बात नहीं। फिर 1 घंटा फिर लग गया। फिर दोबारा उठ के बाहर जाता है, बार बार फ़ोन करता है। करने के बाद में वो बाहर जा कर के फिर वो दोबारा एप्लीकेशन लेके आता है कि जो ये काउंटिंग होगी उसकी दोबारा काउंटिंग करवाई जाए। फिर आधी घंटा इस पर डिस्कस चलता है। फिर बाहर से कभी किसी एसडीओ साहब के फ़ोन करवाता है, कभी कलेक्टर साहब को फ़ोन करवा रहा है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता भाई किसके फ़ोन करवाई। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि बाहर सेंटर से करवा रहा है, बाहर के मंत्री से, कि राज चेंज हो चुका था, बीजेपी जीत चुकी थी, कांग्रेस हार चुकी थी। तो पूरी राज का प्रेशर उस पर लगा रखा था। बाहर जाता, रामदेव में जाता, अंदर आता, कभी एसडीओ को बाहर बुलाता, कभी कुछ करता, कभी कुछ, इस तरह नाटक। यानी अंदर इतना भय का माहौल पैदा कर दिया कि मेरे को ये लगने लगा कि चुनाव ये गड़बड़ करेगा। वह फिर जैसे तैसे करके उन्होंने फिर उनकी काउंटिंग करवाई। काउंटिंग करवाने के बाद में उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो फिर चौथी बार उन्होंने फिर ईवीएम से वोटिंग कराने के लिए दोबारा प्रार्थना पत्र पेश कर दिया। तो इस पर डिस्कस चला। मैं बिल्कुल वहाँ घबरा चुका था। मेरी टीम के कई जो हमारे काउंटिंग एजेंट थे, उनको कई को बाहर निकाल दिया ज़बरदस्ती, और अंदर एक घेरा बना करके मेरे चारों तरफ हमारे काउंटिंग एजेंट थे, उनकी तरफ बुरी तरह से पानी की व्यवस्था अंदर नहीं थी। यानी इतना भय, इतना हमको इतना टॉर्चर कर दिया था अंदर कि हम वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। तो उसके बाद में मैं अपने पंजाब केडर की मैडम थी, जिसको हमारे ऑब्जर्वर लगा रखा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैडम आप हो या भगवान है, हमारी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं है,
और आप हमारी मदद करो। तो वो बोल्ड लेडी थी, मुझे उनको बधाई देता हूँ आज के दिन भी, आज भी दे रहा हूँ, मेरे दिल में भी है आज कि वो उन्होंने मेरी मदद की वहाँ। इसके बाद में इस पर डिस्कस चला, बाकायदा इस पर डिस्कस चल करके इस पर ये फैसला लिखना पड़ा एसडीएम साहब को। तो फिर मैडम ने क्या किया कि कलेक्टर साहब को इंग्लिश में बोली थी, वो मेरे ज़्यादा समझ में नहीं आई, लेकिन इंग्लिश में बोली थी। मुझे उसमें ये महसूस हो रहा कि आप सही कार्रवाई करो। उन्होंने रूलिंग भी दिखाई मोबाइल में, देखिए ये रूलिंग है, आप ठीक से काम करो वरना मैं आपके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। उसके ये बोलने में ये लग रहा था मेरे को कि ये बोल रही है। तो कलेक्टर साहब उठे वहाँ से, अंदर से सब बाहर गए, फिर उनकी मीटिंग हुई, फिर अंदर आए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ समाज के लोगों को, क्योंकि पूरे जिले भर से वहाँ मेरे समाज के और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, वो 36 कौम के सभी लोग, ये अंदर जो हो रहा था इस घटनाक्रम में, तो वो लोग सहन नहीं कर पाए। हम तो अंदर बहुत बड़ी घुटन महसूस कर रहे थे, हम बड़े दबाव में थे, बड़े प्रेशर में थे। लेकिन वो बाहर आकर के लोगों ने खूब प्रेशर बनाया प्रशासन पर कि आप अन्याय कर रहे हो हमारे खिलाफ। तो इसका एक बहुत बड़ा असर हुआ। उस पूरी रात को हमारे हर जिले के हर कोने से हमारा कार्यकर्ता पहुंचा, हमारे समाज के लोग वहाँ बाहर पहुँचे। तो उनका भी एक बहुत बड़ा परिसर था। उनको मैं आज धन्यवाद दे रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि उन्होंने एक तरह से मेरा बहुत हमको मोरली सपोर्ट मिला। हमको पता नहीं था कि वो बाहर क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ये कर रहा था कि इतनी भारी संख्या में लोग पहुँच गए थे जिसकी कोई सीमा नहीं है। फिर अंदर फिर वो मैडम ने वो जो हमारे ऑब्जर्वर थी, वो मैडम ने वहाँ उनको पूरी तरह से फटकारा और उन्हें रूलिंग दिखाई कि ये गलत हो रहा है ईवीएम में, क्योंकि ईवीएम का जो रिजल्ट आता है उस पर या तो काउंटिंग हमारा जो इलेक्शन एजेंट होता है उसके साइन होते हैं या फिर कैंडिडेट के साइन होते हैं। तो उस पर साइन सब पूरी प्रक्रिया पूर्ण थी। तो वो घटना वो बार बार तरह से हमारे प्रेस लगा के उन पे फ़ोन करवा रहा है, कैसे कब करा रहा है। तो फिर उन्होंने जाकर के ये दोबारा फैसला लिखा कि ईवीएम की गिनती दोबारा नहीं हो सकती। इसके बाद भी डटा रहा कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, इसकी करनी पड़ेगी। वो इतना अड़ा रहा कि वो देखिए वो इसकी काउंटिंग दोबारा करे वरना मैं ये ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, राज हमारा आ गया है, ये क्या समझते हो आप लोग। ये पूरा नाटक जो करना चाहिए था उसने किया। तो मैं आपको एक कहना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा कैंडिडेट जो हार पचा नहीं पा रहा था, हमारे पहले भी कैंडिडेट यहाँ रहे हैं उदयपुर में, सोनास ये हमारे ये 1966 में 53 वोटों से आ रहे थे, 80 में हमारे प्रताप सिंह जी आ रहे थे, जीतते थे 200 वोटों के लगभग। ये हार जीत एक वोट की भी होती है। सर इस लोकसभा चुनाव में बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम में क्या लोकसभा चुनाव में असर देखने को मिलेगा? जब मेरे झुंझुनू जिले के पूरे मेरे समाज के हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी हरकत देख रहे थे और हकीकत हमको जिस तरीके से प्रताड़ित किया अंदर है वो पूरी जनता देख रही थी। हार किसकी नहीं होती है, हार चुनाव लड़ने वाले की हार होती है, जब एक से और 1000 से हो। लेकिन ये स्वीकार करना ये तो क्या मैं कैसे मैं इनको कैसे चुनाव हराऊं, और वो भी दादागिरी से। तो मैं इसका बहुत बुरा असर होगा। आम हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ये टीस आज भी एक बड़ी बड़ी घृणा है इसके प्रति कि जो नाटक वो किया हार के बाद में, तो वो एक बहुत ही बुरा उसका नाटक था। जनता देख रही है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता देख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं। सैनिक समाज का एक बड़ा धड़ा है झुंझुनू लोकसभा में और आप भी सैनिक समाज से आते हैं। सैनिक समाज का क्या रहेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए सैनिक समाज तो है ही, सैनिक समाज पूरी घटनाक्रम को देखा है। पहले ये एमएलए रहा यहाँ, तो इसने सैनिक समाज के साथ जो घटना की है, हमारे हेडपम्प ठीक करने वाला हमारे पपुना का लड़का था, उसके हाथ तोड़े सरेआम इन्होंने। डैडी की दाढ़ी बागोली में हमारे 6 महीने बच्चों को माँ को जेल में भेजा। हमारे एक नेवरी में एक रानी थी अपने सिकोड़ा है, वहाँ 5-5 2-2 महीने के बच्चे हमारे बच्चों की माँ हमारे जेल में रही। उदरवाटी में ये घटना, तो इन्होंने जो सैनिक समाज के साथ जो किया ना, वो पूरा समाज देख रहा है। हमारे साथ काउंटिंग में जो घटना है उसकी समाज देख रहा है, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं। तो ये बहुत ही हड़के विचारों का बहुत ही एक मतलब भूमाफिया है, टोल माफिया है और भयंकर उग्रवादी कर रहा है। तो इसको सारी जनता देख रही है। अभी जिस प्रकार से चुनाव के बाद में इन्होंने हमारे जो कर्मचारियों की लिस्ट बनाई है, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्हें वोट डाले, वो भले सैली समाज के हो, भले ऐसी समाज के हो, भले जाट समाज के हो, तो उसमें लिखा है उन्होंने साफ साफ है कि उन्होंने मेरे चुनाव में असहयोग करने का चीज़ का ट्रांसफ़र किया जाए। कम से कम 250-300 लोगों की लिस्ट बनाई इन्होंने। तो वो जनता देख नहीं रही क्या, वो आक्रोश नहीं क्या? बताइए कर्मचारी का क्या दोष है इसमें, बताइए।
कर्मचारी क्या करेगा? कर्मचारी तो जहाँ भाई जिससे परिवार वाले वोट डालते हैं वो डालेंगे। कर्मचारी के पास भी थोड़ी बात है, कर्मचारी अपना काम करता है, परिवार अपना काम करता है। लेकिन इन्होंने ये भय तय कर दिया कि मैं कुछ नहीं जानता, जो मेरे को वोट डालेगा उसको मैं यहाँ रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। ये कोई बात होती है क्या? तो ये जनता नहीं देख रही है क्या? पूरे राजस्थान देख रहा है इसको, दोनों जिला नहीं देख रहा, पूरा 36 कौम के लोग देख रहे हैं, सन्नी समाज नहीं देख रहा है। तो ये बहुत बड़ी घटना, ये भय के दबाव में काम लेना चाहता है जनता को कि मैं दबाव के मैं चुनाव लड़ूंगा, और प्रेशर में लेकर के चुनाव लड़ रहा है यहाँ। तो जनता यहाँ प्रेशर में आने वाले नहीं है, चाहे वो मैड़ी समाज हो, चाहे एसी समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे वो और कोई सा समाज हो। ये दबाव में लेके काम करना चाह रहा है, भय ट्रांसफर का भय दिखाता है, जमीन के कब्जे लेने के भय दिखाता है। आपने देखा अब कल परसों 1 महीने पहले कुमाऊं समाज के बच्चे का सरिया में यहाँ हाथ पैर तोड़े गए। कभी किसी गाड़ियाँ तोड़ी जाती हैं, हुडा स्टैंड के ऊपर अपने कार को तोड़ा सरिया रात को 8-9 बजे। तो ये एक तरह से का यहाँ दबाव में लेकर के राजनीति करना चाहता है, दादागिरी करने की राजनीति करना चाहता है। तो ये उद्धव पार्टी और दोनों जिले की जनता परिश्रम में आने वाली नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ आपको मैं कि इस चुनाव में इसको सबक सिखाएगी हमारी ये सभी लोग, कि पता लगेगा चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो इसकी कमजोरी नहीं है। हमारा प्रत्याशी विजेंद्र जियोड़ा हमारे राजस्थान में कैबिनेट मंत्री रह चुका है और राज्य मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। आज तक इतने सोबर आदमी जाट समाज में रहते हुए एक आरोप नहीं है राजस्थान में इसके खिलाफ। एक आरोप कैसा होता है कि विधायक के खिलाफ हो। ये बेस्ट असेंबली मेंबर के रूप में इनको अवार्ड मिल चुका है और बड़े खानदान से आते हैं। 1 इंच जमीन के कब्जे की बात इनके खिलाफ नहीं है आज तक, 1 इंच जमीन, जबकि 60-70 साल से राज करें। पूरे दोनों जिले में आज इनकी जो जांच करवा लो, कहीं भी एक भूखंड, तो मेरे को लगता है मेरी जानकारी में 2-3 नंबर रोड पे, इनके अलावा 1 इंच ज़मीन नहीं है इनके कहीं दोनों ज़िले में। और इनकी बात करें, नौलगढ़ में ज़मीन, हुडा में ज़मीन, बगड़ में ज़मीन, पता नहीं कहाँ है, मेरे को पता नहीं। लोग चर्चा करते हैं वो वहाँ मकान, वो वहाँ कब्जा, उन्होंने वहाँ लूट खसोट। अगर कोई रिकॉर्ड की बात करे, मैं क्योंकि ये बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे पास रिकॉर्ड की बात नहीं है, कब मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। अगर ज़रूरी हुआ कभी अगर डिबेट ही करनी हो तो आमने सामने बैठा के करा लो मेरे शुभकर्ण की, पता लग जाएगा। लेकिन वो बहुत सोबर परिवार है, जिले का बहुत, हमारे 36 कौम का बहुत ही सोबर परिवार से, और बहुत बड़े लीडर हैं। उनका कोई मुकाबला उनके सामने तुलना, शायद आप टिकट मिल गई है तो हम कहीं नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बीजेपी वाले दे दी, लेकिन इनकी तुलना करना भी हम उचित नहीं समझते दोनों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ में 10 साल से काम करता है, इस बार कैसे देखते हैं? क्या बिजली की बात करें तो क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? देखिए, कोई फैक्टर नहीं है। हमारे झुंझुनू की जनता बहुत एडवांस है, यहाँ किसी प्रकार का कोई फैक्टर ने काम नहीं आएगा। पहले तो साहब पता नहीं था कि लोगों ने मोदी के नाम पर वोट डाले, 15 लाख रुपए खाते में डलवाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसी भावनाएं कर करके इन्होंने वोट ले लिए और जनता इनके बहकाव में आ गई। इसके बाद में दूसरा चुनाव तो पुलवामा का कांड वो हाथ में ले लिया, और इसके बाद में उससे चुनाव में दोबारा ये आ गई। अब पुलवामा कांड पर हमारे सतपाल मलिक जी, जो गवर्नर रहे, कैबिनेट के मंत्री भी रहे, बहुत बड़े आदमी, बहुत विद्वान आदमी हैं, उन्होंने साफ कहा था पुलवामा कांड अगर मोदी जी और अमित शाह चाहते तो ये कांड नहीं होता। उस कारण से उनको आज परेशान किया जा रहा है, ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। वो साफ बात कही तो ये किया जा रहा, तो ये वो फैक्टर चल गया। अब चला है अब राम मंदिर का मामला। आप लोग बैठे हो, आप भी किसान कम्युनिटी से आता हूँ, मैं किसान कम्युनिटी से आता हूँ। तो हमारे पूर्वज कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, कितनी पीढ़ियाँ बीत गई, आपको पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, मेरी 20वीं पीढ़ी है, 15 पीढ़ी है। हम एक दूसरे से राम राम करते हैं, जब मिलते हैं या बैठते हैं, उड़ते हैं, तो हम राम राम करते हैं। तो राम का मंदिर बनने के वो राम के मालिक हो गए, ये हो सकता है क्या? क्या ये चुनावी मुद्दा है? बिल्कुल चुनावी मुद्दा, इसका कोई मुद्दा है ही नहीं। नौकरी का मुद्दा इनके पास नहीं है, और किसानों का मुद्दा इनके पास, किसानों के 3 बिल लेके आए। अगर मैं धन्यवाद देता हूँ पंजाब के हरियाणा किसानों को, अगर वो वहाँ आंदोलन नहीं करते, 7 किसान शहीद हो गए। अगर वो शहीद नहीं होते, वो पंगा नहीं करते तो कानून लागू हो जाते।
किसानों के गला घोंट दिया जाता अभी तो। उसके बाद हम देखिए हमारे उनका अत्याचार देखिए, हमारी पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर अवार्ड लोड दे रही हैं, रात को पुलिस उसको घसीट रही है। यानी कोई माहौल नहीं है बीजेपी के पक्ष का यहाँ हमारे पूरे राजस्थान में नहीं है, कोई राजस्थान में भी नहीं है। आजाद को कहूँ हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है, कहते 400 के पार है, इनकी 150 सीटें नहीं है अब की बार। क्योंकि ये भय दिखाकर जो हमारे कह रहे हैं बीजेपी में जा रहे हैं लोग, तो ये क्या है कि कमज़ोर लोग हैं और उनके संपत्ति उनके दबाव में कागजात या उनके खिलाफ कोई जांच करवाइए, फिर उनको भय दिखाया कि आपके खिलाफ ईडी का छापा मरेगा, आपके ये बरामद होगा, ये होगा। ये सारे लोग भय के कारण से जा रहे हैं, मर्जी से नहीं जा रहे ये लोग।